अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान और आज हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डेफिनेशंस डिस्कस करनी है और एग्जांपल्स देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिफरेंशिएट करना है बिटवीन डिफरेंट टर्म्स। डिफरेंशिएशन टेबुलर फॉर्म में कीजिएगा। जब आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल दीजिएगा तो उन दोनों पे मार्कर से हेडिंग मेंशन कीजिएगा। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हर चीज़ हर टर्म को बेहतरीन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उसकी एग्जांपल्स भी एक से ज़्यादा मेंशन करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डेफिनेशंस हैं। ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपसे इनमें कोई भी डेफिनेशन आएगी तो वो यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है। समहाउ कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो दो चीज़ों में फ़र्क पूछ लेता है। मसलन वो पूछ लेता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है, एंड ही कैन आल्सो आस्क कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या फ़र्क है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताएं। दिस काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आर आल्सो पॉसिबल, बट समहाउ वी आर गोइंग टू डू दिस शॉर्ट क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि हम इसमें एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे और उसको हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है सिस्टम क्या है। हमने सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है एंड वी आर गोइंग टू गिव 3 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम। अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा होता है जो हम क्या कर रहे होते हैं, विच इज अंडर स्टडी और ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन या स्टडी के अंडर होता है। अब आप कहेंगे जो सिस्टम है वो यूनिवर्स का जो हिस्सा है जो हमारी स्टडी या ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है वो, और उसके इर्द गिर्द का इलाका जो है, जो उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग्स है, क्या उसमें कुछ फर्क होता है? एक्चुअली होता यूं है कि दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हम एट अ टाइम हर एक पे ध्यान नहीं देते। हमारा फॉर एग्जांपल लैब है, लैब के अंदर जो एयर है, हम क्या कर रहे होते हैं, एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, लैब में ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बट हम कंसंट्रेट उस रिएक्शन पे करते हैं जो हमारी स्टडी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं या एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। उसके अलावा जो कुछ हो रहा है वो हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो हमारी स्टडी नहीं है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि टेबल किस कलर की है। अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा है और वो कुछ रीडिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी लिंकेज, हमारा ध्यान, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी स्टडी सिर्फ वो है। तो सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लैब में गए और लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिया और देखना चाहा कि टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो ये जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है ना, दैट इज एक्चुअली सिस्टम, और इससे सिस्टम से हमारे कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यूज कितनी चेंज होती हैं, वो हमारी एक सिस्टम का रिजल्ट है। इसके अलावा हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट और जिंक का। ये जो जिंक है दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसिंग कॉपर, यानी कि जिंक जो है वो कॉपर को बाहर निकाल रही है और खुद जिंक सल्फेट या जिंक आयंस और सल्फेट आयंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉपर डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जो ब्लू कलर है वो इसमें खत्म होता जा रहा है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब कॉपर ही नहीं रहा तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों होगा? तो ये जो हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है दैट इज सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। इसमें ये जो सोल्यूशन है दोनों के, यानी कि जिंक और कॉपर सल्फेट के, ये जो हमने जिंक डाला है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन है, ये हमारा एक्चुअली सिस्टम है और उससे बनने वाली प्रोडक्ट भी हमारी सिस्टम का हिस्सा है। आप ऐसा करें, आप एक पेपर लें
उसको बर्न करें। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, ये पेपर बर्न हो रहा है और इस पेपर के जलने से जो ऐश बन रही है हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो वो जो ऐश बन रही है डेट इज एक्चुअली आवर सिस्टम, क्योंकि हम उसे स्टडी करने जा रहे हैं। अगर मैं ये देखूं कि इर्द गिर्द हवा का टेम्परेचर क्या है, हमने ये देखना है कि हमारा रिएक्शन जो हो रहा है उसमें हमारी किस चीज की स्टडी हो रही है। हमने पेपर को बंद किया, पेपर को आग लगाई, पेपर ने रिएक्शन शुरू कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। सो अगर मैं पेपर की बर्निंग कर रहा हूं, पेपर बर्निंग कर रहा हूं और उससे प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट्स को स्टडी कर रहा हूं, तो ये हमारा सिस्टम है। अब उसके इर्द गिर्द मैं भी खड़ा हूं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द हो सकता है और भी बहुत सारे लोग खड़े देख रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को, या वो लैब में मौजूद है तो लैब की वॉल्स मौजूद हैं और लैब के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स मौजूद हैं। वो सारा सिस्टम नहीं है, सिस्टम से वो हिस्सा है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, लाइक पेपर बर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने सराउंडिंग सिस्टम की डेफिनेशन के साथ ही स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सराउंडिंग होती क्या है। सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सराउंडिंग यूनिवर्स का वो बचा हुआ हिस्सा है विच इज नॉट अंडर स्टडी, जो हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है या ऑब्जर्वेशन का हिस्सा नहीं है या सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यानी कि सिस्टम के अलावा जो बाकी सारा हिस्सा है वो हमारा सराउंडिंग है। फॉर एग्जांपल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो टेस्ट ट्यूब थी या उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर थी, वो सारे का सारा जो है वो सराउंडिंग है। देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट फ्लास्क के अंदर रिएक्शन हो रहा था, वो फ्लास्क हो गई, एटमॉस्फेयर हो गई, उसके इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो हो गए, जो भी उसके इर्द गिर्द का हिस्सा है जो हम स्टडी नहीं कर रहे, वो आपने याद रखना है सराउंडिंग है। पेपर की बर्निंग में अब डेफिनेटली मैंने पेपर को जब बर्न कर रहा हूँ उसे मैंने किसी पकड़ा होगा ऑपरेटर्स के जरिए या फोर्सेप्स के जरिए। वो सारी चीजें, मतलब इसमें फोर्सेप्स हो गए जिससे मैंने वो पेपर पकड़ा होगा, या एटमॉस्फेयर हो गई, वॉल्स हो गई, जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है जिसे हम सिस्टम का हिस्सा नहीं समझ रहे, वो सारी सराउंडिंग है। सो सिस्टम और सराउंडिंग में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम है, जो नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सराउंडिंग है। अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने अब सराउंडिंग की जो 3 एग्जांपल दी हैं, अब इर्द गिर्द किसी भी रिएक्शन के इर्द गिर्द, वो हम दे सकते हैं जो फ्लास्क थी, जो फोर्सेप्स थे जिसे हमने पकड़ा हुआ था पेपर को, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटमॉस्फेयर थी, हमारे पास स्टूडेंट्स थे, टेबल थी, वॉल्स ऑफ लैब थी, ये सारी की सारी सराउंडिंग की एग्जांपल है। सो समहाउ आप 3 देना चाहते हैं तो अपने अपने जो भी रिएक्शन हो रहा है 3 एग्जांपल, उसमें जो जो रिक्वायर्ड 3 एग्जांपल है वो दे सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेट फंक्शन की तरफ। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, वैसे स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। मसलन मेरे पास थर्मोमीटर है, उसका जो, या थर्मोमीटर से भी आसान कर लेते हैं, मेरे पास एक बीकर है, बीकर में एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का टेम्परेचर है 25 डिग्री, वो उसकी स्टेट है। मैंने उसे गर्म किया, वो 25 से 80 डिग्री पे चला गया उसका टेम्परेचर, तो वो उसकी फाइनल स्टेट होगी, पहले इनिशियल स्टेट थी। सो कुछ ऐसे स्टेट्स होती हैं जो कि स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। वो कौन सी होती हैं, जरा उसकी तरफ जा रहे थे हम। इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच हैज इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, जैसे कि वॉल्यूम,
जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है V1 और V2। मतलब एक सिलेंडर है, उसमें जो गैस का इनिशियल वॉल्यूम है जिसके अंदर पिस्टन लगा हो वो है 25 cm3। मैं उसे हीट किया, उसका वॉल्यूम हो गया 50 cm3। सो इट हैज सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अच्छा, एक तो बात ये होगी कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन, और इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं स्टेट की। और तीसरी बात, एंड स्टेट फंक्शन इज विच इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ या रूट, उस रास्ते या पाथ से, टू ब्रिंग अबाउट, जिसके जरिए लाया जाता है अ चेंज, इसके अंदर तब्दीली। अब सोच रहे होंगे आप कि अगर हम किसी सिस्टम के जरिए तब्दीली लाएं तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो वॉल्यूम है ना वो एक स्टेट फंक्शन है। कब? जब ये हमारी स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा। अब वो डेफिनेशन क्या बताती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यस, वॉल्यूम इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। पूरी गैस का वॉल्यूम हम मेजर करते हैं। इट हैज टू गेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसका V1 और V2 होना चाहिए। एंड एवरीवन नोज के वॉल्यूम होता है, किसी अगर गैस को लेते हैं तो उसका इनिशियल भी वॉल्यूम होता है, फाइनल भी। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक सिलेंडर है और इस पर मूवेबल पिस्टन लगा है। इसका इनिशियल वॉल्यूम है 100 cm3। आपने इसे सिलेंडर को बर्फ के अंदर रख दिया, उससे इसका टेम्परेचर गिर गया और वॉल्यूम हो गया 50 cm3। अब आप क्या करें? आप इसे दोबारा 100 cm3 पे लाएं इसका वॉल्यूम, यानी कि इसका टेम्परेचर दोबारा मेंटेन करें जो पहले था। तो 100 cm3 इसका वॉल्यूम हो गया। प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगाने से भी उसका वॉल्यूम कम हो गया। ओके, अब बात यूं है कि ये जो इंडिपेंडेंट होना है ना, ये इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि किस रास्ते से ये चेंज लाया गया है। आप वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, 50 का चेंज ला सकते हैं, आप बहुत से रास्ते अपना सकते हैं वो चेंज लाने के लिए, और वो चेंज हमेशा इंडिपेंडेंट होगा उस रास्ते से जिस रास्ते से चेंज लाया गया है। फॉर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल करते हैं एंथैल्पी की। ए डी बना रहा है, ए इनिशियल प्रोडक्ट, ए रिएक्टेंट है, डी फाइनल प्रोडक्ट है, और इसमें एंथैल्पी चेंज आता है डेल्टा एच। अब आप ऐसा करें, ए से पहले सी बनाएं, सी से बी बनाएं, बी से डी बनाएं। अब आपने क्या किया? एक और नया रास्ता अपनाया डी तक पहुंचने के लिए। अब इधर है एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। स्टूडेंट्स, ए से जब तक आप डी पे पहुंचेंगे ना, चाहे आप पाथ नंबर 2 से पहुंचे या पाथ नंबर 1 से पहुंचे, जो एंथैल्पी चेंज है ना वो सेम आएगा। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पाथ फॉलोड, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब हम चलते हैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेट फंक्शन के आगे आपने लिख देना है 3 स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं। अगर आप कहीं स्मॉल अल्फाबेट जैसे कि वर्क लिखा देखें तो इट मींस इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो समहाउ स्टेट फंक्शन आर दोज वैल्यूज और स्टेट्स which has final and initial and final value and independent of the path, जिसके जरिए उनमें चेंज लाया गया। अब चलते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी की तरफ। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए एनर्जी है क्या, फिर हम उसकी यूनिट्स की तरफ चलेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूं व्हाट इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? फिजिक्स की, अगर हम फिजिक्स में के सब्जेक्ट के तौर पे या फिजिक्स के स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करूं तो मोस्ट एक्यूरेटली मैं एनर्जी को डिफाइन कर पाऊंगा। एनर्जी इज द ability of a system to do work। एनर्जी सिस्टम की एबिलिटी है जिसके मुताबिक हम वर्क कर सकते हैं। अगर किसी सिस्टम में एनर्जी है तो वो वर्क कर सकते हैं, अगर किसी सिस्टम में एनर्जी नहीं है तो वो वर्क नहीं कर सकता।
आप इसको यूं समझें कि अगर आपके बॉडी में एनर्जी है तो आप एक लॉन्ग रेस लगा सकते हैं, भाग सकते हैं, और इन केस अल्लाह ना करे किसी वजह से आपके पास एनर्जी ना हो या आप बीमार हो जाए, तो आपका सिस्टम जो है, आपकी बॉडी जो है वो उसमें एनर्जी कम रह जाए, तो आप उतना वर्क नहीं कर पाएंगे जितना किया जा सकता है। चूंकि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क है, तो लिहाजा इसके यूनिट्स जो हम यूज करते हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जॉल्स हैं। जॉल्स असल में एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जेम्स प्रेस्कॉट जॉल, ये उनके नाम पे है। हम वैसे एनर्जी के जो यूनिट कंसीडर करते हैं वो तो केमिस्ट्री के अंदर वो यूजुअली जॉल्स ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यूनिट्स हैं। मसलन अमेरिकन यूनिट्स भी हैं एनर्जी के। उनमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिट है हमारे पास फुट पाउंड फोर्स, और ये इक्वल होती है 1.3558 जॉल्स के। इसके अलावा एक ब्रिटिश यूनिट भी है, इंपीरियल ब्रिटिश यूनिट, जो हम अक्सर एसी के साथ लिखा हुआ देखते हैं, उसे कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। आपने देखा होगा जो एसीज होते हैं 1 टन, उनके साथ यूजुअली लिखा होता है 1200 BTU। ये जो BTUs है ना, BTUs, ये भी एनर्जी के यूनिट है, और इसकी वैल्यू है 1055 जाउल, यानी कि 1055 जाउल अप्रोक्सीमेटली। डेसिमल में भी थोड़ी सी वैल्यू होती है, लेकिन मैंने चूंकि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिख दिया है, दैट वुड बी मोर इजी टू रिमेंबर। और इसके बाद हमारे पास आता है, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूं आपको, तो वो 0.06 आएगी, यानी कि 1055.06, विच इज एक्चुअली निगलेक्टेड बाय मी, ताकि आप आसानी से याद कर लें। 1055.06, 1055.06। ओके, नाउ अनदर यूनिट जो कि हम यूज करते हैं समटाइम इंजन्स के अंदर, हॉर्स पावर आर। इसमें जो एनर्जी की वैल्यू होती है जॉल्स के अंदर, यानी कि कितने जॉल्स के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2.6845 मेगा जॉल, यानी कि 10⁶ जॉल के। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, मतलब किलोवाट आर। अब किलोवाट आर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है एनर्जी का, और वो इक्वल होता है 3.6 मेगा जॉल के। M स्टैंड फॉर मेगा, 10⁶ जॉल। सो ये कुछ यूनिट्स हैं। इसके अलावा एक और यूनिट है जो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, वो है अर्ग। अर्ग जो एनर्जी का यूनिट है वो जॉल के इक्विवेलेंट होता है। 1 अर्ग, ERG, इक्वल होता है 10⁻⁻7 जॉल। ये बड़ा स्मॉल यूनिट है एनर्जी का, अर्ग, जो यूज होता है फॉर शोइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये सारे यूनिट्स हैं। आप इनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसमें ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, फुट पाउंड फोर्स यूनिट है, और किलोवाट आर यूनिट है। ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क है, और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो जॉल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। Now we need to write about exothermic or endothermic reactions. Exothermic reactions or endothermic reactions. Endothermic reactions. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इनको ना, इनकी जो डेफिनेशन है या इनकी डिटेल्स हैं वो डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। एक्सो में EX का हम मतलब लेते थे एग्जिट होना, तो एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट यानी कि थर्म एग्जिट होती है, निकल जाती है। एंडो में हम EN का मतलब लेते थे एंटर होना, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट एंटर हो गई है, ऐड हो गई है। सो व्हेन एनर्जी
is released ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो और उसके दौरान एनर्जी रिलीज हो तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक क्या होगा? व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है ना, इनमें जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें हीट निकल गई है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मैं थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लूं, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनमें जो डेल्टा एच होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि इसमें हीट ऐड हो गई है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है इनमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये मैं ऐसा करता हूं, किसी और कलर से लिख लेता हूं, वो लेसर देन होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो ग्रेटर होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। अब इनकी एग्जांपल कर लेते हैं एक एक। कार्बन इन सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आएगा -393.7 किलो जूल पर मोल ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है वो है नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन अगेन गैसियस स्टेट। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है वो पॉजिटिव आता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 180.51 किलो जूल पर मोल। अब आपके सामने जो जो मैंने लिखे हैं फर्क वो आप देखें। पहला, इसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सो में, एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, गेन होती है। इसमें एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसकी एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट, बेहतर ये होता है अगर इनका फर्क आ जाए तो आपने लाइन लगानी होती है और एज अ डिफरेंस टेबुलर फॉर्म, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंस लिखने की, वो मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। ये आपने एक टेबल बनाना है, इस टेबल के दरमियान में लाइन लगानी है और इसके यहाँ पे भी एक लाइन लगाएं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और यहाँ पे लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और यहाँ पे ये जो 2-3 मैंने इसकी बातें बताई हैं एक्सोथर्मिक की, और यहाँ पे जो मैंने एंडोथर्मिक की 2-3 बातें बताई हैं वो लिखेंगे। अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिफरेंस कहलाएगा, और मुझे उम्मीद है आप इसी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर इजीली जज कर सकता है कि आपको इनके सारे जो डिफरेंसेस हैं वो पता है। स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ all kinds of energies in a system। एक सिस्टम के अंदर तमाम किस्म की एनर्जीज अगर मैं जमा कर लूं तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ऑल काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। अब ये बड़ा एक स्ट्रेंज सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर टाइप्स भी होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है हमारी बॉन्ड या अट्रैक्शन से रिलेटेड एनर्जीज। फॉर एग्जांपल, केमिकल कंपाउंड वुड हैव बॉन्ड्स, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो कोवलेंट हो, या नॉन पोलर हो, पोलर हो। अगर उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर होते हैं। और दूसरा है वैन डर वाल्स फोर्सेस,
वैंडरवाल फोर्सेस से हमारी यहाँ जो मुराद है वो एक्चुअली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। सो मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड और मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बॉन्ड्स, आप इसको यूं लिख लें। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाली फोर्सेस, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, ये पोटेंशियल एनर्जीज है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जीज जो है ना वो 3 किस्म की हो सकती हैं। अब पहली काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल गैस का है तो उसमें, या लिक्विड का है तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि वो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और दूसरी होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा होता है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब दूर आ रहे होते हैं। और तीसरी काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, डेट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स विच आर एक्चुअली पॉलीएटॉमिक, जिनमें एक से ज्यादा एटम मौजूद होता है। मतलब वाटर हो गया, मीथेन हो गया, ये ना एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड्स में सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट होती है, जबकि गैसेस में अगर तो वो पॉलीएटॉमिक है यानी कि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हुई है, मतलब CO2, तो ये तीनों एनर्जीज उसमें सिग्निफिकेंट होंगी और लिक्विड के अंदर भी। सो अगर मैं ये इन सारी एनर्जीज को जमा कर लूं तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाती है। इंटरनल एनर्जी में चेंज फाइंड किया जा सकता है। असल में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है ना वो इक्वल होता है हीट सप्लाइड के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो उसके इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी, वो अगर तो सप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन है, इसी वजह से उसका जो E है वो मैंने कैपिटल लिखा है। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरा जो सिस्टम है ना इस टाइम उसकी इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू एनर्जी है तो 200 जूल है, तो दैट इज इम्पॉसिबल। मैं ना उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाता, एब्सोल्यूट वैल्यू कुड नॉट बी फाउंड, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसकी नहीं निकाल पाते। हाँ, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर फाइंड कर सकते हैं। सो जब भी आप मेंशन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको बताएंगे कि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली अ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज। फिर पोटेंशियल एनर्जीज में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं और काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है। इंटरनल एनर्जी है, यूनिट जॉल होगा। डेल्टा E फाइंड किया जा सकता है, वो इक्वल होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो इसमें इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू बी मेजर्ड। सो हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर कर सकते हैं और ये चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डेट इज वाई डेल्टा E जो है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। चेंज इन मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको याद रखें और लिख के आए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम को H से डिनोट किया जाता है। ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को जाहिर करता है। टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम। एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम यानी कि H इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। सो मैं यहां लिखता हूं इसकी डेफिनेशन। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज
इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। स्टूडेंट्स, जो एंथैल्पी है that is actually a state function. It is a state function. यानी कि अगर आप एंथैल्पी को बात करें कि वो पाथ पे डिपेंड करती है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वैसे भी हेस्ला के अंदर हमने पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हम फाइंड करें, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, एंथैल्पी चेंज मेजर किया जा सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी मेजर नहीं की जा सकती। एंथैल्पी चेंज मेजर करने के लिए जो हमारे पास H2 - H1 वाला फार्मूला है वो यूज होता है। एक्चुअली एंथैल्पी चेंज जो होता है ना, वो दो चीजों का होता है, या वो होगा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एंथैल्पी चेंज, या वो होगा गैसेस के लिए। अब एंथैल्पी चेंज मेजर किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एंथैल्पी चेंज फॉर सॉलिड और लिक्विड है ना, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली इंटरनल एनर्जी, एंड फॉर गैसेस द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एंथैल्पी चेंज इस तरह इन दोनों का मेजर किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो उसके हीट कंटेंट्स में जो चेंज आएगा ना, वो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कहलाएगा। सो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज समथिंग विच इज अ हीट चेंज, हीट कंटेंट्स में चेंज है रिएक्शन की वजह से जब वो परफॉर्म हो रहा है। तो वो किस टाइम होगा? जब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होगी। हमने ये एमसीक्यूज के अंदर इस एक्सरसाइज के ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है। खैर, अभी आप इतना लिख के आएंगे तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, एक नए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंसेस। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करूं, ताकि ये क्वेश्चन नंबर 5 जल्द से जल्द आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या फ़र्क है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज है एक सिस्टम की। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी को शो करने के लिए E शो होता है। अब इसी को सेम कंपेयर करता हूं विद एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है, टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम है एक बात। दूसरी बात, जो एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। सो you need to write down the definition against the sum of all kind of energies, definition of internal energy। आपने इसके अगेंस्ट इधर डेफिनेशन लिखनी है एंथैल्पी की, that is enthalpy is the sum of internal energy plus pressure volume work as discussed earlier। जो एंथैल्पी है उसको शो करने के लिए कैपिटल H यूज होता है। और फॉर गैसेस द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू heat absorbed by system at constant pressure। अब स्टूडेंट, इसके मुकाबले में मैं अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज मेजर करना चाहता हूं, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो इक्वल होता है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये तीन डिफरेंसेस अगर आप लिख देते हैं तो आई होप कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आप डेफिनेशन लिखें ना, आपने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। अगर मैं आपको समझाने के लिए उसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, लिखता नहीं हूं और उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं,
बट इन एग्जाम यू नीड टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन। जैसे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है? नाउ दिस इज वेरी मच इजी क्वेश्चन कि आप इनमें फर्क कैसे करेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है ना, उसे डेल्टा ई से शो किया जाता है, जबकि एंथैल्पी चेंज जो होता है उसे डेल्टा एच से शो किया जाता है। इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है किस कंडीशन पे? कंडीशन इसमें होती है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि V2 is equal to V1 and that is actually makes delta V is equal to 0। यानी कि ना इसमें वर्क नहीं परफॉर्म हो पाता आसान लफ्जों में बाय द गैस कि वो पिस्टन को लिफ्ट करते हैं। एंथैल्पी चेंज इक्वल होता है दो तरह का, फॉर सॉलिड और फॉर लिक्विड्स। फॉर सॉलिड्स, फॉर लिक्विड्स और सॉरी दूसरी तरह का होता है फॉर गैसेस। फॉर सॉलिड और लिक्विड जो एंथैल्पी चेंज होता है डेट इज एक्चुअली इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। फॉर गैसेस जैसे कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय गैसेस इक्वल है इंटरनल एनर्जी चेंज के। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज का मतलब है टोटल हीट कंटेंट्स, टोटल हीट कंटेंट्स में जो चेंज आया है। एंथैल्पी चेंज का हरगिज मतलब नहीं है कि वर्क करने की कैपेसिटी या वॉल्यूम चेंज हमने जीरो कर दिया लिहाजा गैस वर्क ही ना कर पाए हीट एब्जॉर्ब करके। यहाँ पे हम लिखेंगे कि गैस के लिए वॉल्यूम की कंडीशन जो है, वॉल्यूम कंडीशन वो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 नहीं है। इधर एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 है। इन दैट केस जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम के एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। इंटरनल एनर्जी में चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैयर किया जाता है, एंथैल्पी में चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे मैयर किया जाता है। अच्छा एक और बात, आप इंटरनल एनर्जी के चेंज से एक्सो और एंडो का जो फर्क है ना वो डिस्टिंग्विश करने की बजाय यूज करते हैं एंथैल्पी चेंज। मींस you do not use delta E changes to show our reaction is endothermic। you do not use to show exo और endo reactions। हम डेल्टा एच यूज करते हैं क्योंकि अक्सर रिएक्शंस जो होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। तो डेल्टा एच यानी कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम में जो चेंज आता है डेल्टा एच, उससे शो होता है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो है नेगेटिव तो वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव तो वो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। वी डू नॉट यूज दीज काइंड ऑफ वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस विद इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यों? क्योंकि हम उसे एक्सो और एंडो से कंपेयर नहीं करते। रिएक्शंस में जो हीट चेंज होता है वो असल में एंथैल्पी चेंज होता है। दैट इज व्हाई वी यूज एंथैल्पी साइन और चेंज इन एंथैल्पी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन रिएक्शन हीट कंटेंट्स और सिस्टम हीट कंटेंट्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स लास्ट एक्सो और एंडो में हम फर्क पहले भी पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं इसको एक्सप्लेन करने की बजाय मैं आपको इसका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर बताता हूं। Exothermic reactions are those reactions in which heat is released। In endothermic reactions, मैं पूरा वर्ड लिख लेता हूं, endothermic reaction heat is absorbed एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज जो होता है वो होता है नेगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है रिएक्टेंट्स की एनर्जी से, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, एनर्जी
is greater than reactant's energy. इसकी एग्जांपल भी देनी होगी आपको। हम एग्जांपल में वही वाली एग्जांपल देते हैं। एक्सोथर्मिक में कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, द एंथैल्पी चेंज ऑफ इन दिस रिएक्शन। मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि ये मेरे लिए लिखना आसान हो जाए। द एंथैल्पी चेंज इन दिस रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू -393.7 kilojoule per mole. Now, if we write down the example of endothermic reactions, तो हम वो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, अब हमने इधर भी सारा लिखना होगा ताकि ये चूंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन है लिहाजा यहाँ ज़रूरी होता है कि आप इनकी स्टेट्स लिख दें, क्योंकि हीट चेंजेस जो हैं वो स्टेट से चेंज हो जाते हैं। गैसियस एंड इट फॉर्म्स 2NO इन गैसियस स्टेट। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट वुड बी पॉजिटिव और वो होगा 180.51 किलो जूल पर मोल। नाउ आई होप कि आप इसका ये फर्क सारे लिख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग एंथैल्पीज एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। स्टूडेंट्स, ये हमने जो टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एटमाइजेशन और सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा था एक लेक्चर के अंदर और उसमें हमने इन सारी चीज़ों को ना सिर्फ डिफाइन किया था बल्कि डिटेल में भी पढ़ा था। आई वुड ओनली कंसीडर 2 थिंग्स जो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ कंडीशंस, यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब है एंथैल्पी चेंज आप मेजर कर रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो कौन सी हैं? 1 atm 25 डिग्री। दूसरी बात, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की 2 एग्जांपल मैं आपको मेंशन कर देता हूं ताकि आप उसको लिख लें। डेफिनेशन तो डेफिनेटली आप जो हमने पिछले लेक्चर पढ़ा वहीं से कर सकते हैं। पहले चलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो इसमें हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन reacts with 1 oxygen to form 2 water molecules and the enthalpy of this reaction would be 2, इधर आएगा गैसियस, इधर भी आएगा गैसियस और इधर आएगा लिक्विड स्टेट। द एंथैल्पी चेंज वुड बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल है -286 किलो जूल पर मोल। नाउ इफ वी राइट डाउन अनदर इक्वेशन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली लिख लेते हैं, N2 plus O2 reacts with each other to form 2 nitrogen monoxide gas and the enthalpy change of this reaction is equal to plus 180.51 kilojoule per mole। डेफिनेशन आपको लेक्चर में से मिल जाएगी। अब चलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की तरफ। अब हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन गिवन है, सबसे पहले हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम जलाते हैं एथेनॉल को, C2H5OH को लिक्विड स्टेट में इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन गैसियस स्टेट के अंदर, दे विल फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस को जलाने के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है, और लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आएगा -1368 किलो जूल पर मोल। नाउ दूसरी एग्जांपल जो है वो है 1 मोल ऑफ मीथेन व्हेन बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, द एंथैल्पी चेंज वुड अमाउंट टू -890.8 किलो जूल पर मोल। अब इसे अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। नाउ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर हाइड्रोजन, यानी कि हाफ मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को जब मैं हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता हूँ तो दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एटमाइजेशन की -218। स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये सिंबल नहीं लिख रहा, कंबस्शन का सिंबल होता है डेल्टा Hc, वो आप लिख दीजिएगा। रिएक्शन का होता है डेल्टा H, ठीक है, उसमें वो नहीं होता। और यहाँ पे नोट का साइन आपको ये इंडिकेट करता है कि ये
स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर किए गए हैं। और एक और हम करते हैं, 1 मोल सोडियम ये गैस से एटॉमिक स्टेट में गया, सोडियम सॉलिड से 1 मोल सोडियम गैसियस बनाए, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर सोडियम है वो हमारे पास आती है, बॉर्न-हेबर साइकिल में इसकी वैल्यू लिखी हुई है, वो है +108 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, बुक में ना जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन है इसके साथ टाइपो मिस्टेक है, या नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने पॉजिटिव 218 किलो जॉल पर मोल लिखनी है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड, इट इज नॉट रिलीज्ड। अब हम चलते हैं लास्ट पे, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसकी तरफ। फॉर अमोनियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगर मैं डिसॉल्व करूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए इतना कि फर्दर डाइल्यूशन जो है वो ना हीट चेंज प्रोड्यूस करे, तो ये जो होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो होगा सॉल्यूशन का वो होगा इक्वल टू SOL सॉल्यूशन इक्वल होगा +16.2 किलो जॉल पर मोल। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकलेगी वो निकलेगी -25.0 किलो जॉल पर मोल। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी एग्जांपल्स और डिटेल्स समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, आई होप ये आप डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और डिफरेंशिएशन बिटवीन द टर्म्स याद कर लेंगे, अपने जहन नशीन करेंगे और आपको समझ आई होंगी कि इनमें फ़र्क क्या है, इनकी रीजंस क्या हैं, इनके लॉजिक्स क्या हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल के भी मार्क्स हैं, डेफिनेशन के भी मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल नहीं लिख के आते तो आपको 2/2 मार्क्स मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। तो लिहाजा जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो या आप डिफाइन कर रहे हो तो एग्जाम्पल मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।